सो गाइज बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फाइनली क्लास 12 की जो हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों हमने नई वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपने देखा होगा जो वर्ल्ड वाली बुक है, वर्ल्ड वाली बुक दोस्तों, उस वर्ल्ड वाली बुक के अंदर आपने नोटिस करा होगा कि कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, कुछ चैप्टर हट गए हैं, कुछ चैप्टर के अंदर नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर के नाम चेंज हो गए हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सब कुछ बनाया है। अभी हमने 6 चैप्टर तक सारे पार्ट अपलोड किए थे और अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 7th और 8th चैप्टर नहीं आ रहा है। तो आपको ये ज़्यादा फोकस करना है कि 7वां और 8वां चैप्टर नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ वाई आई एम गोना स्टार्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। जो चैप्टर 9 था लेकिन अब वो चैप्टर 7 हो चुका है क्योंकि अब वो चैप्टर हट गया है। तो इसमें मैंने चेंजेस इसलिए नहीं करे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ये चैप्टर का नंबर क्या है। तो उसमें आप दिक्कत क्रिएट मत करना, ये मेरे को आपको बताना है। हाँ, ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो के पार्ट्स बहुत सारे आएंगे। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सीरीज़ वाइज ही हम चलने की कोशिश करते हैं। तो हम सीरीज़ वाइज में पार्ट्स डालते हैं और ये चैप्टर 9 है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाली बुक का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में क्या चीज़ ऐड हुई है उसे भी ऐड करते चलेंगे और साथ में देखने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर का निचोड़। तो गाइस पूरे चैप्टर के अंदर आपको समझ में आएगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको ग्लोबलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट आई एम गोना टॉक यू अबाउट लिटिल बिट अबाउट इट, मतलब थोड़ा सा ना हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि 9th से थोड़ा सा एडवांस आपको समझ में आ सके। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है वो समझने की कोशिश करनी है। देन हम उसके कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के अंदर इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक में पड़ सकता है, पॉलिटिकल में पड़ सकता है, कल्चर में पड़ सकता है, जैसे आप हिंदी में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों को ये लगता है कि परिणाम हमेशा नेगेटिव होते हैं। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। वैश्वीकरण से कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं और कुछ बुरी बातें भी हुई हैं। क्योंकि वीडियो का इंट्रो पार्ट है, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि वैश्वीकरण क्या है और इसके परिणाम क्या है। तो परिणाम के अंदर आप सारे एक एक करके लिख देंगे तो आप काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। एंड लास्ट में बिकॉज वी आर इंडियन सो दैट इज़ वाई हम जानेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पे कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, या समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे हर पार्ट को। ओके, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर के अंदर यही बताने की कोशिश करी गई है और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज दोस्तों क्या है आपके लिए वो मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनकी PDF फाइल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर क्लास 12th के बच्चों को अवेलेबल कराई जा चुकी है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस आपने PDF फाइल डाउनलोड नहीं करी है जिसमें हमने नोट्स बना रखे हैं, आप जो ये चीज़ें देख रहे हैं आपको नोट्स वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक पिन करा हुआ मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप आराम से क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे वो लिंक आपको लेके जाएगा और वेबसाइट के स्क्रॉल करते 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 आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद वहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए मिलेगी और आप वहाँ से उस PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? देखो होता ये है कि आप सभी को पता है भारत एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इवन दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर सारी चीज़ें पूरी हो, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में मान लीजिए ये A प्लेस है, ये B प्लेस है, ये C प्लेस है, ये D प्लेस है। इसमें क्या हो रहा है? चीज़ों का ना शेयर हो रहा है, बस चीज़ों को शेयर कर रहा है, A B से, C D से, E इससे, ये उससे। सो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन से फ्लो
ग्लोबलाइजेशन एक तरीके का प्रवाह है, प्रवाह दैट मीन्स फ्लो। अब फ्लो वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, वो आइडिया के अंदर हो सकता है, वो कैपिटल्स के अंदर हो सकता है, वो कमोडिटीज़ के अंदर हो सकता है। मतलब चीज़ें हम बेच रहे हैं, पूंजी हम खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे बेच रहे हैं, पैसों को शेयर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वैश्वीकरण एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। कहने का मतलब सरल और सिंपल शब्दों में प्रवाह है। इसका मतलब प्रवाह का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रवाह में हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। कहने का मतलब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब ये किसी भी चीज़ में हो सकता है दोस्तों, ये आइडिया, विचार, ये चीज़ों में, ये लेबर्स को एक प्लेस से दूसरे, आपको नाम से भी क्लियर आ रहा होगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण करना। विश्व का एकीकरण करना ही वैश्वीकरण के नाम से पुकारा जाता है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि वैश्वीकरण की शुरुआत क्या अभी हुई है क्या स्टार्ट? नहीं दोस्तों, वैश्वीकरण की शुरुआत पास्ट, अतीत से ही देखी जा चुकी है। क्योंकि वैश्वीकरण में अगर एंशिएंट टाइम पे देखें, हमारे पास सामान तो नहीं था। आज जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेबर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आज से हज़ारों साल पुरानी बातों पे अगर फोकस किया जाए तो दोस्तों उस समय पे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, पिलग्रिम्स, ऐसे बहुत से लोग थे। दैट मीन्स यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थकार, ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे और सोचे पैदल जाते थे। उस समय तो कोई बसेस सर्विस नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, बट दे वॉक बेयर फुट एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन उस टाइम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों के लिए जाते थे? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और दोस्तों नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और इवन वहाँ से आप देखेंगे कि इतनी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे 12th क्लास में हैं उन्होंने बुद्धा के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। इवन उन्होंने अशोक के धम्मा उसके बारे में पढ़ा होगा। और आपने 12th क्लास में हो, आपने नोटिस नहीं करा था कि जब अशोक ने धर्म को अपनाया या उसने उस धर्म को बनाया, इवन उस समय बेटी को ये कहता है कि आप दूसरे कॉन्टिनेंट में इसका प्रचार कीजिए। बुद्धा धर्म को, उन्हें बुद्धिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो भी इन्होंने कहा कि दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाएगा। क्योंकि देखो बुद्धा धर्म है भारत का, लेकिन आज की डेट में कितनी कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बहुत सारी कंट्री जो बुद्धिज़्म को आज भी मानती है ना। तो दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता था तो ग्लोबलाइजेशन उसका एक हिस्सा हुआ करता था। एंड देन उसके बाद अगर हम आज की डेट में देखें, आज की डेट में हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से? गुड शेयर करते हैं, मनी है, वैल्यू है, स्किल है, आइडियाज़ है, इनोवेशन है एंड इवन जर्म्स है। जर्म्स क्यों बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों में, आपको पता होगा कोरोना वायरस जो है वो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हमारी कंट्री में आया। अगर हमारी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट जो थे, एम्प्लॉयज़ जो चाइना में काम करने नहीं जाते और वो लोग ट्रैवल करने के बाद भारत नहीं आते, तो मे बी शायद से अगर हमारी कंट्री के अंदर ये बीमारी होती ही नहीं। तो समझ रहे ना, तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है। और कोरोना जो है दोस्तों, कोरोना डिजीज़ और आने वाली इबोला थी, एड्स थी, बहुत सारी ऐसी बीमारी थी जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम शेयर कर लेते थे। तो इसकी अच्छी बातें बुरी बातें दोनों ही है, वो आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग आज से, ऐसा नहीं था कि इतने टाइम, जो मैं बोल सकता हूँ अशोक के टाइम के पीरियड की बात हो रही है, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन ऐसे होता था। अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो अगर आपको याद हो, इराक के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता आपने पढ़ी थी मेसोपोटामिया सभ्यता, और पाकिस्तान के यहाँ हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी थी। इवन यहाँ तक नोटिस करा गया था कि ये लोग उस समय पे पानी से व्यापार किया करते थे यहाँ पे। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि पानी से व्यापार होता था। इवन यहाँ पे लैंड के इलाके से व्यापार होता था। आज से 3000 साल पहले आप देखेंगे कि लोग एक्टिव थे इन चीज़ों के लिए। तो एज अ 3000 BC an active coastal line trade linked to Indus Valley civilization with the present day of West Asia and from the Maldives found their way to China and East Africa। इवन मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है और इस चीज़ का प्रूफ हमें देखने को मिला है कि ग्लोबलाइजेशन 1945 में स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी जड़ें आज से 3000 साल पुराने टाइम पीरियड में ही थी।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है। हम लोग स्केल एंड स्पीड ऑफ द फ्लो इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड इज अकाउंट फॉर द यूनिकनेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। समकालीन दुनिया के अंदर प्रवाह जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है दोस्तों, उसने अपनी गति और अपने पैमाने को बहुत तेज कर दिया है और इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का जिम्मेदार है। और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग टेक्निकल लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पर बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। और इसकी वजह से आज वैश्वीकरण जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बना हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज की डेट में आप देखते हैं कि दुनिया में पूरे लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं परस्पर संबंध हो चुका है। फेसबुक देख सकते हैं ना आप, फेसबुक एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, फेसबुक में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल दे सकता हूँ। दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें वही है फेसबुक और यूट्यूब, जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि आप और मैं कॉन्टैक्ट में आ पा रहे हैं और आप घर बैठे स्टडी ले पा रहे हैं। अवेयरनेस वाली चीज़ें जो है हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, मीडिया आपसे शेयर कर लेता है ना, तो वो सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे, बट चैप्टर इतना बड़ा नहीं हो जाए, चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों में रखा गया है, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और कल्चर में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम पॉलिटिकल के बारे में समझेंगे, देन हम इकोनॉमिक के बारे में समझेंगे और देन हम कल्चर के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन हमारी जड़ों के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुका है ना कि उसे निकाल पाना मुश्किल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टॉक अबाउट पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है, राजनीतिक परिणाम क्या हो रहे हैं, राजनीतिक की वजह से सरकार ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितना सीमित हो चुकी है या सरकार को कितना फ़ायदा हो रखा है। ओके, तो सबसे पहले पॉलिटिकल परिणाम की बात करेंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, इंक्रीज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप नोटिस करोगे कि वैश्वीकरण की वजह से हमारे भारत देश के अंदर इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी है कि किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए ना उनको सही तरीके से कॉपरेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह से सरकार की क्षमता में ना कमी आई है। अगर आप नोटिस करें तो अभी भारत के अंदर ये बोला गया था कि भाई चाइनीज़ ऐप को बैन किया जाएगा और कम से कम 102 ऐप को बैन करा गया था। लेकिन आप नोटिस करें कि मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से आज की डेट में भी जो ऐप बैन हो चुके हैं वो ऐप आज भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कमेंट करके कि ऐसे कौन से ऐप है जो आज भी अभी भी चल रहे हैं। और इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट की वीक हुई है ना। इसीलिए आज की डेट में सरकार का रोल सिर्फ यही रह गया है कि वो सिक्योरिटी ऑफ द पीपल के बारे में सोचे बस। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देख रहे हो मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कंपनियां देशों के अंदर कि सरकार उनको सही तरीके से पकड़ ही नहीं पा रही है, सरकार सही तरीके से उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं ले पा रही है। 102 ऐप बैन होने के बाद भी ऐप चल रही है, तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैं कह सकता हूँ कि मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट का रोल जो है वो लिमिटेड हो चुका है, वो सिर्फ लॉ को मेंटेन कर रही है, ट्रैफिक रूल्स, ये रूल्स वो रूल्स, लॉ के अकॉर्डिंग आपके साथ सब कुछ करती है वो। और दूसरा ऑर्डर के साथ ही सब कुछ करे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही कुछ कर रही है और उनका मेन मकसद हो गया सिक्योरिटी ऑफ द पीपल बस। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से सरकार की लिमिटेशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने रईस मूवी के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा तो आपने देखा होगा रईस मूवी के अंदर कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से दारू ना बिकने की वजह से भी उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे दारू बेची जाती थी। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। अब इसकी वजह से आप देखते हैं कि स्टेट के अंदर आज की डेट में भी ना रूल ऑफ द स्टेट इज इनिशियल फंक्शन आर ऑल डन बाय द स्टेट, राइवलीज बिटवीन द स्टेट स्टिल एग्जिस्ट्स। मतलब मैं कह सकता हूं कि राज्य की भूमिका किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे ऐप बैन होने के बावजूद भी चलते रहेंगे
तो मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेगी और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकती है। सो दैट इज़ वाई रोल ऑफ स्टेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर स्टेट अपने पीस को बनाने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई काम करता है तो पूरी तरीके से वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत रहेगी। और दूसरी बात ये है कि स्टेट्स के अंदर आज भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता समझते हो, रैवलीज मतलब झगड़े वगड़े चलते रहते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो ये राजनीतिक परिणाम हो गए। बस एक अच्छी बात हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से आप बोल सकते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आज की डेट में सरकार के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टेट टू कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सिटीजन। टेक्नोलॉजी होने की वजह से आज के डेट में आप देखेंगे आधार कार्ड के थ्रू, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आधार कार्ड के थ्रू, आई होप आपका सबका आधार कार्ड बना होगा, आधार कार्ड नहीं बना तो बनवा लीजिए। आधार कार्ड के थ्रू बस आपका पिन लगता है, आपके रेटिना स्कैन होता है और आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती तो हम किसी भी डेटा को सही तरीके से स्टोर नहीं कर सकते थे। हाँ, ये हो चुका है कि अगर उस सिटीजन्स के डेटा को अच्छी तरीके से रख सकती है तो भाई स्टेट जो है इसमें बेटर रोल निभा सकती है अपनी कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी सरकार के पास वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी, है ना। इससे वो जनता को, किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। सो दिस इज द यूज ऑफ क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, या दिस इज द यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। सो दिस इज द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट ज़रूर करिएगा और हम मिलते हैं जल्द ही वीडियो के दूसरे पार्ट में। हमने इसमें सिर्फ जानने की कोशिश करी थी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, आगे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो।